स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं विषय इतिहास अध्याय 3 दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध पढ़ेंगे। हम इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से सलाह किए बिना, है ना, मतलब भारत से बिना किसी बातचीत, बिना किसी सलाह के भारत को युद्ध में झोंक दिया। तो भारतीय सेना को जापान से लड़ने के लिए बर्मा और सिंगापुर तथा जर्मनी और इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका भेज दिया गया भारतीय सेनाओं को, है ना। तो सेना के उपयोग के लिए भारी मात्रा में अनाज, कपड़े आदि सामान खरीदा गया। तो इस कारण, है ना, अनाज और कपड़े भारी मात्रा में खरीदे गए सेना के लिए। तो इस कारण से कीमतों में भारी वृद्धि हुई और आम लोगों को, है ना, अभाव का सामना करना पड़ा। इसका सबसे भयानक प्रभाव 1943 में देखने को मिला, है ना, जब बंगाल में अकाल उत्पन्न हो गई। ठीक है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई बंगाल में 1943 में। तो इसका कारण यही था कि वहाँ पर सैनिकों के लिए, है ना, भारी मात्रा में अनाज और कपड़े खरीदे गए थे। तो यह अनाज मतलब जब बंगाल में अकाल आया, है ना, तो 30 लाख से भी अधिक लोग भूखमरी और महामारी फैलने के कारण वहाँ मारे गए थे। तो ये अनाज उत्पादन की कमी के कारण नहीं हुआ। ठीक है, मतलब उत्पादन जैसे अकाल आती है, अकाल की समस्या होती है, तो उत्पादन के कारण, है ना, कई बार देखने को मिलता है इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेना को युद्ध में भेजा गया और उसके लिए अनाज और कपड़े की व्यवस्था के लिए, है ना, जो खर्च किया गया और युद्ध में मतलब जो अनाज है ना, वो वहाँ पर उपलब्ध कराए गए थे। इस कारण से बंगाल में अकाल की स्थिति हुई थी। तो व्यापारी जो है वो मौके का फायदा उठाकर अनाज को, है ना, अनाज को जमाखोरी करते थे और उसको अधिक कीमत पर बेच करके वो व्यापारी वगैरह जो है वो माला माल हो रहे थे। तो अगर सरकार प्रयास करती तो पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुँचा करके लोगों को बचाया जा सकता था, है ना, जब अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी उस समय। लेकिन उपनिवेशी शासन, है ना, जो वहाँ पर इंग्लैंड का शासन था, तो उसने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन उसी समय भारतीय व्यापारी और जो उद्योगपति थे, उन्होंने क्या किया, युद्ध में बढ़ती हुई मांग के कारण खूब मुनाफा कमाया और वे और अधिक धनी होते गए। तो विश्व युद्ध में हमारी नीति क्या हो, इसको लेकर के राष्ट्रवादी आंदोलन जो हुए उसमें गहरे मतभेद उभरे। कुछ लोगों को लगा कि हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए और जर्मनी और जापान से मदद लेकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास करना चाहिए। इनमें से प्रमुख नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जर्मनी और जापान की मदद से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को स्थापित किया। वहां से नागालैंड और मणिपुर की ओर बढ़ने लगे, है ना। गांधी जी, नेहरू और पटेल जैसे नेता इसके विरुद्ध थे। वे मानते थे कि जर्मनी और जापान की अलोकतांत्रिक और अमानवीय नीतियों का समर्थन हमें नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि भारतीयों को जर्मनी का समर्थन किए बिना अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन साम्यवादी मानते थे कि हिटलर को हराना विश्व में लोकतंत्र और समाजवाद बचाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, अंग्रेजों का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही तीनों धाराएं फिर से एक साथ हुई और नेहरू सहित अन्य कांग्रेस नेता आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की रक्षा में जुट गए और साम्यवादी दल भी फिर से राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। तो युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो गया और अब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस जो है वो सबसे शक्तिशाली ताकतों के रूप में उभर कर आए। तो इस कारण भारत को स्वतंत्रता मिलने की अनुकूल परिस्थितियां बन गई, है ना। अब देखेंगे हम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों के बारे में। तो अब पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ इसके बारे में, है ना। तो विश्व युद्ध में जीत का श्रेय मुख्य रूप से सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन को जाता है। इन तीनों देशों ने तय किया कि सर्वप्रथम नाजी शासन व्यवस्था को कैसे विघटित करना है और नाजी अधिकारियों को पहचान कर उन्हें नरसंहार जो किया गया है उसके लिए दंड देना है। तो विभिन्न अमानवीय कृत्यों के लिए नाजी अधिकारी जो थे उनको
दंड दिया गया, लेकिन केवल 11 को ही मृत्यु दंड दिया गया, बाकी को कारावास और आजीवन कारावास की सजा मिली। जो उनके अपराध हैं, जो उन्होंने अपराध किए थे, वो उसकी तुलना में जो सजा थी वो बहुत कम थी, है ना। यह इसलिए क्योंकि विजयी राज्य जर्मनी के प्रति अधिक कठोर नहीं बनना चाहते थे। फिर एक बार यूरोप का नया नक्शा बनाया गया। यूरोप को वह हिस्सा जिसे सोवियत रूस ने आज़ाद किया वह अब रूस का प्रभाव क्षेत्र बना और जापान सहित बाकी हिस्सों पर अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र बना। जर्मनी का विभाजन हुआ और उसका पूर्वी भाग रूस के और पश्चिमी भाग अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया रूसी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। इसी तरह पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, ग्रीस आदि देश अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बन गए। जापान में वहां के राजा का शासन जारी रहा, लेकिन अमेरिका के तत्वाधान में चुनाव के द्वारा नई सरकार बनी और उसने एक नए लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।